औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका इल्मन ला यन्फ़अ। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आज का जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग साइंटिज्म। पहले तो मैं चाहूँगा कि कितने लोग हैं यहाँ पे, टीचर्स हैं, जिन्होंने वर्ड साइंटिज्म इस प्रोग्राम कॉपी में पढ़ने से पहले सुना था। साइंटिज्म वर्ड कितने लोगों ने सुना है? वर्ड हाथ उठाओ। 5। हम लोग ये टॉपिक को शुरू करते कि भाई ये जो अंडरस्टैंडिंग साइंटिज्म का ये जो टॉपिक है, पहले हम कुछ सवालात करेंगे ताकि हमारे जहन में कुछ सवालात रहेंगे तो हमारा इंटरेस्ट पूरे लेक्चर में जो है कायम रहेगा। कितने टीचर्स को लगता है कि साइंस और लिटरेचर के अंदर से साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाथ उठाएं। साइंस और लिटरेचर में साइंस को थोड़ी सी फौकियत, थोड़ी सी अहमियत हासिल है। हाथ उठाइए। ठीक है। एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कुरान जो है साइंस के जरिए प्रूव किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? ये जुमला सही है या गलत है? कितने लोगों को लगता है सही? कितने को लगता है हाँ सही है? फिर एक सवाल है जो मैंने अपने इधर स्कूल में जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को पूछा था एक लेक्चर में, कि खुदा पे यकीन रखना एक साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट या साइंटिफिक है या नहीं? खुदा पे यकीन रखना, खुदा पे ईमान रखना साइंटिफिक है या नहीं है? कितने लोग मानते साइंटिफिक है और कितने लोग मानते साइंटिफिक नहीं है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। जो लोग मानते हैं कि खुदा पे यकीन रखना साइंटिफिक नहीं है, ज्यादा है। ठीक है। साइंस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, साइंस की तारीफ में बहुत कुछ सुनते हैं, और साइंस के जितने भी कारहाय नुमाए हैं वो हमारी आंखों के सामने है ना। माइक से लेकर, पंखे से लेकर, एसी से लेकर, जो कुछ भी हमारे आजू बाजू है, सब किसका क्रिएट किया हुआ है? साइंस का किया हुआ है। इसके बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या तो कोई गिनाने की कोई जरूरत नहीं। कोई एक टीचर आके मुझे बता सकता है कि ये साइंस के कुछ शॉर्टकमिंग क्या है? शॉर्टकमिंग समझता है? साइंस के नुकसानात। ये टॉपिक के ऊपर कितने लोगों ने सोचा कि साइंस के भी कुछ नुकसानात हो सकते हैं? हाँ, साइंस रहमत या हाँ, तो एक हाथ जहमत 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 बता दीजिए। अच्छा, और ये जो साइंस की जो चीजें है, साइंस ने जो चीजें बनाई है, उसकी जहमतें हम बयान कर रहे हैं। मेरा सवाल साइंस के नतीजे में जो टेक्नोलॉजी पैदा हुई उसकी जहमतें नहीं है। सवाल ये है साइंस के क्या नुकसान? आप समझ रहे? आप जो नुकसानात बयान कर रहे हैं, साइंस के नतीजे में एटॉमिक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और टेक्नोलॉजी के फला फला नुकसानात। सवाल क्या है? क्या नुकसान? हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को, उस दिन एक बच्चे ने, जो साइंटिस्ट आए थे, उनको सवाल पूछा कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है, दोनों चीजें सेम नहीं है। ये कुछ सवालात है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि सुबह का वक्त है, टॉपिक से कोई हमारा कोरिलेशन नहीं है, तो एक वार्म अप जो एक्सरसाइजेस है कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये लेक्चर के अंदर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस और लिटरेचर में से ज्यादा अहम चीज क्या है। हम इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे कि साइंस और ईमान, साइंस और फेथ, दोनों में आपस में क्या ताल्लुक है, दोनों आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। फिर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस का डोमेन क्या है। फिर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो साइंस हम सुबह शाम करते हैं, इसके हमारे जिंदगी के ऊपर क्या बुरे असरात पड़ते हैं। फिर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस और ब्यूटी, हुस्न में क्या ताल्लुक है, साइंस और इथिक्स में क्या ताल्लुक है या ताल्लुक नहीं है। फिर साइंस और ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, पूरी जो कायनात का जो बनने का जो नरेटिव है, जो बयानिया साइंस बयान करती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर साइंस और इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसानी शऊर, कॉन्शियसनेस और साइंस, इसको भी हम कुछ जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक के ऊपर आने से पहले सबसे बुनियादी बात, हमने टॉपिक सेलेक्ट किया साइंटिज्म, है ना।
साइंटिज्म और साइंस समझना जरूरी है, क्योंकि साइंस क्या चीज है? साइंस क्या है? एक अगर उसके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन ले, इट इज टू स्टडी ऑफ एंड द नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। हमें जो दुनिया में रहते, नेचुरल वर्ल्ड में रहते, इसके फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो लॉज काम करते, इसको जानने का तरीका क्या है? साइंस है। और ये क्या तरीका है? हम इसको कैसे जानते हैं? हम इसको देखते हैं, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसके बारे में थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के जरिए चेक करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो फिर साइंटिज्म क्या होता है? साइंटिज्म ये कहते हैं कि इंसान जब ये सोचने लगे कि ये दुनिया, ये हकीकत, ये जो हमारे जिस्म के बाहर जो ट्रुथ रहता है, इसको जानने का सिर्फ एकमात्र जरिया, एक ही तरीका क्या है? साइंस। कि बोर्ड चालू हो गया? ये हमारी क्या है? रियलिटी है, ठीक है? ये रियलिटी को हम देखते हैं, एक तरीका है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, है ना? और इस साइंटिफिक मेथड के नतीजे में क्या डेवलप होते हैं? साइंटिफिक नॉलेज। और इसको हम कैसे करते हैं? अपनी आंखों से देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और साइंटिज्म कहते हैं कि हकीकत को जानने का सिर्फ एक तरीका क्या है? साइंस। और ये ऐसा नहीं होता है कि हम में से अक्सर लोग इस बात के ऊपर शऊरी या गैर शऊरी तौर पे अब इस बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नॉलेज वही है जो साइंस के थ्रू आती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये कि कुरान को प्रूव करने के लिए हम किसकी दलीलें देते हैं? साइंस की दलील देते। क्यों देते? है ना? दूसरा तरीका क्या है? दूसरी चीज क्या है? कोई लेक्चर चल रहा है, फिर अचानक से ओरेटर बोले देखिए लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है, तो इमीडिएटली हम क्या हो जाते हैं? अटेंटिव हो जाते हैं। हम बोलते हैं हाँ अब कुछ काम की बात हो रही है, अब रियल नॉलेज की बात हो रही है, क्योंकि हम इसी को क्या समझ रहे हैं? रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। हकीकत को जानने का एकमात्र जरिया हम किसको समझ रहे हैं? साइंस। भले ही आपने साइंटिज्म वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन आप अपने माइंडसेट के अंदर साइंटिज्म का शिकार है, और हम में से हर कोई है, कोई इससे बचा हुआ नहीं। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत क्यों है? जब हम इस नॉलेज को हासिल करेंगे, इस बात को समझेंगे कि नॉलेज के जराए क्या है ना? नॉलेज की नॉलेज, इल्म को क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। उसको जब हम समझेंगे तो हमारा इसमें क्या आती है? माइंड में क्लैरिटी आती है। और ये जितने भी क्वेश्चंस है, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी जो जूनियर कॉलेज के अंदर मैंने इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के दोनों बच्चों को इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर लिया, और जब यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि खुदा पे यकीन रखना साइंटिफिक है या नहीं है, तो उर्दू मीडियम के बच्चों ने तो कहा कि भाई साइंटिफिक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने कहा कि साइंटिफिक नहीं है। और दोनों भी जवाब क्या है? सही है या गलत है? दोनों भी जवाब गलत है। हम इसके जरिए जो समझने की इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे। तो यहां पर साइंस जिस चीज को देखता है या जिस रियलिटी को परसीव करता है, वो कौन सी रियलिटी है? फिजिकल रियलिटी, है ना? या जो सीन है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, है ना? जो लोग गैर ईमान वाले रहेंगे, जब वो जहन्नम को देखेंगे, है ना, इसलिए कुरान क्या कहता है कि तुम आइनुल यकीन से देखोगे, यकीन वाली आंखों से देखोगे। तो ये साइंस का स्कोप है जो फिजिकल डायमेंशन में काम करता है और इसके सुपीरियर को देखता है। लेकिन इस रियलिटी के नीचे भी एक क्या है? एक अनसीन रियलिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज जो गैब में छुपी। अब मुझे बताइए कि सीन इंपॉर्टेंट है कि अनसीन इंपॉर्टेंट है? कितने लोग मानते हैं कि जो दिखता है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है जो नहीं दिखता है उससे? हाथ उठाइए, जवाब तो देना पड़ेगा ना। न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? या वो कितने लोग हैं जो समझते जो नहीं दिखता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिखने से? दोनों अहम है। ले, मेरा सवाल क्या है, अब सुनिए ना आप, ऐसा दोनों ने मैंने क्या बोला कि कोई चीज ज्यादा अहम है, एक चीज ज्यादा अहम है।
अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ एग्जांपल्स में देता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोहब्बत है ना? क्या हमको दिखाई देती है? क्या उसको मेजर किया जा सकता है? क्या उसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? नहीं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे जिस्म के अंदर क्या है? रूह है। ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा कि सीन वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तरजीह किसको हासिल। अब इस दुनिया के अंदर सबसे अहम चीज क्या है? अल्लाह ताला की जात है, दिखाई देती है। तो यहां पर जब एक इंसान का आउटलुक ये हो जाता है कि वो फिजिकल वर्ल्ड और सीन को ही सारी अहमियत देता है, क्योंकि वो साइंस का पार्ट बनता है, वही नॉलेज असल नॉलेज बन जाता है। तो नॉलेज का एक बहुत बड़ा पार्ट, इल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसके नजदीक गैर अहम हो जाता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। मतलब है, ठीक है ना, है ना, बहुत सारी किताबें लिटरेचर में लिखी है, लेकिन अब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये एक माइंडसेट है जिसके नतीजे में बहुत सारी चीजें, जैसे अगर हम रिलीजन की बात करें, खुदा पे यकीन की बात करें, अखलाक की बात करें, ये सारी चीजें चूंकि अनसीन से ताल्लुक रखती है, इसलिए ये सारी नॉलेज का वो इंपॉर्टेंस हमारा माइंड नहीं देता, क्योंकि हम इसको रियल नॉलेज समझते हैं और इसको ठीक है नॉलेज है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट और उतनी अहम नहीं। तो ये माइंडसेट से हमको अपने बच्चों को क्या करना है? निकालना है, उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव देना है कि नॉलेज का डोमेन कितना है। सबसे पहले तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या करना है? करेक्ट करना है कि हम ये समझे कि इल्म बहुत बड़ी चीज है, उसमें से कुछ एक पार्ट जो है हमको साइंस इससे हमको रोशनास कराता है। फिर उसके बाद सवाल आता है कि जब हमने एक बात तो डिस्कस कर ली कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज के ऊपर हमने बात की, वहां पर एक अहम सवाल आता है कि व्हाट आर द अदर सोर्सेस ऑफ नॉलेज। कुछ अदर सोर्सेस है नॉलेज के साइंस के अलावा, कि वही जो साइंस का है वही नॉलेज है? कोई टीचर अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज गूगल कर सकते हैं, है ना? कुरान है, लेकिन कुरान को हम लोग क्या कहते हैं? रिविलेशन। वही एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, और सिर्फ वही एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। हाँ, वेरी गुड। हिस्ट्री एक सोर्स ऑफ क्या है? नॉलेज। देखिए हिस्ट्री जो हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है। अभी शाहजहां बादशाह गुजरा था, इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इसको क्या एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे? क्या करेंगे? तो ये भी एक क्या है? नॉलेज है, लेकिन साइंटिफिक साइंस सोर्स नहीं है। और उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री इज विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज? हिस्ट्री किस सोर्स से हासिल होती है? देखिए कितने बुनियादी सवाल आते हैं। जब हमको इसमें क्लैरिटी रहेगी तो हम सब्जेक्ट की क्लैरिटी हमको हासिल होती है। हिस्ट्री इज द टेस्टिमोनियल्स। क्या है? टेस्टिमोनियल्स, है ना। लोगों ने लिखा है, लोगों ने एक दूसरे से सुना है ना। ताजमहल के बारे में कोई भी छोटी छोटी एविडेंस लेके आए, लेकिन लोगों की आम मालूमात में है कि ताजमहल शाहजहां ने क्या किया है? बनाया है। तो यहाँ पर दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? टेस्टिमोनियल्स है। एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? एक बच्चा है जो माँ का दूध पीता है, उसको किसने बताया कि उसको वहां पर दूध मिलने वाला है? उसके पास नॉलेज है या नहीं है? ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्यूशन, है ना। आदमी को अंदर से मालूम है। शहद की मक्खी को मालूम है, जब वो पहली बार उड़ी है उसको मालूम है कि कौन से फूल पर बैठ के किसका रस चूसना है। उसको किसने बताया? तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इंट्यूशन। इंट्यूशन का भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। टेस्टिमोनियल भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये तमाम चीजें जो है सोर्स ऑफ नॉलेज है। टेस्टिमोनियल है, इंट्यूशन है ना, रिविलेशन है, और उसके बाद जो है अथॉरिटी, है ना। कुछ नॉलेज ऐसी रहती है सब्जेक्टिव कि वो उसके ऊपर जो सालों साल काम करते, 20 साल 25 साल, तो उसके नतीजे में उनको एक स्पेशलाइज नॉलेज आती रहती है, जिसको हम कहते हैं कि आम इंसान को उस चीज की नॉलेज हासिल नहीं है। अब इसमें हमको जो बात समझनी है वो ये है, जो बात आपसे यहाँ पर पॉइंट रेस किया जा रहा है कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज बहुत है, उसके अंदर एक सोर्स क्या है? साइंस है। और ये कुल इल्म नहीं बनाता है, ये कुल इल्म नहीं बनाता है, वो इल्म का एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट भी उतना ही अहम है। हिस्ट्री भी उतनी ही अहम है, टेस्टिमोनीज भी उतनी ही अहम है ना।
अब यहाँ पर सवाल उठता है जो हम लोग जिसके ऊपर आना चाह रहे थे। एक सवाल मैंने स्टार्ट में रेज किया था कि हम खुदा को मानते हैं, अब खुदा को मानना साइंटिफिक है या नहीं है, ये सवाल था। तो इसका जवाब क्या रहेगा? इसका जवाब ये रहेगा, खुदा चूंकि फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड है, वो कोई फिजिकल वर्ल्ड में नहीं रखता, उसका यूनिवर्स से ताल्लुक नहीं है, तो वो कभी भी साइंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ना उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना उसको मेजर किया जा सकता है ना उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो खुदा इस साइंटिफिक इससे क्या है, बियॉन्ड। फिर हम खुदा को क्यों मानते हैं? फिर खुदा को हम कैसे मानते हैं? हाँ हाँ हाँ, फेथ तो कहा नॉट, खुदा को मानना ये इल्म है या नहीं है? खुदा मौजूद है, ये इल्म है या नहीं है? और मैंने आपके सामने सोर्सेस ऑफ नॉलेज भी क्या किए, रेस किए। तो कौन से सोर्स ऑफ नॉलेज से हमको खुदा का इल्म? हाँ, रेवलेशन से मालूम पड़ा, ठीक है। और रेवलेशन को, चूंकि रेवलेशन को जो बिलीवर्स है वही मानते हैं, लेकिन रेवलेशन को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, नेचर और इंट्यूशन, वेरी गुड। और हाँ, लेकिन नबियों ने क्या दिया है? नबियों ने क्या दिया है? टेस्टिमोनी दिया। क्या दिए? टेस्टिमोनी। एक टेस्टिमोनी जो होती है, उसके लिए हमको क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? कोई खबर आप तक पहुंचे तो आप क्या बोलते हैं? खबर सही है या गलत है, उसको कैसे तय करते हैं? कि खबर पहुंचाने वाला सच्चा और ईमानदार है या नहीं है। तो हम जो फेथ की बुनियाद है वो टेस्टिमनी, और टेस्टिमनी किसने दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है ना। हम इनकी खबर के ऊपर यकीन करते। क्यों यकीन करते? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ट्रस्टवर्दी भी है, और हम उर्दू में क्या कहते हैं? अमीन भी है और सादिक भी। और फिर क्या एक टेस्टिमनी पे कोई टेस्टिमनी मानी जाती है? हमको ये मालूम पड़ा कि ये टेस्टिमनी एक आदमी की नहीं, कितने अंबिया है दुनिया में? 1,24,000। और ये टेस्टिमनी जिन लोगों ने दी है वो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेसेस पे आए। देखिए, कुरान के अंदर जो इतनी जगह अंबिया का जिक्र है वो इसीलिए है कि कुरान ने उनकी गवाही को ऑन रिकॉर्ड लाया है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर इन सारे लोगों ने टेस्टिमनी दी कि खुदा एक है और उसी की इबादत करो। तो हमारी फेथ की असल बुनियाद क्या है? टेस्टिमनी है। फिर उसकी हमको और बहुत सारी निशानें किस में मिलती है? नेचर में मिलती है, खुद इंसान के अंदर इंट्यूशन में मिलती है। ये हमारी फेथ की बुनियाद है ना। अब इसका और साइंस का डोमेन टोटली क्या है? अलग। तो जब बच्चे ये सवाल पूछे या बच्चे इससे डील करे तो आपके पास इसका क्लियर आंसर होना चाहिए कि खुदा पे यकीन साइंटिफिक है या नहीं है, और हम खुदा को क्यों मानते। अब जब कुरान पढ़ोगे तो कुरान क्या कहता है? इसलिए कुरान क्या कहता है अल्लाह के बारे में? अनिन नबइल आजीम, कि तुम तक एक बड़ी खबर पहुंची। खबर कहता है, खबर किससे मिलती है? टेस्टिमोनी से मिलती है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि साइंस और लिटरेचर का एक सवाल था कि भाई साइंस और लिटरेचर के अंदर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। दिख रहा है क्या फूल? ये एक रोज है, समझ लीजिए, वो भी रेड कलर का है, ठीक है। ये जो लाल कलर का फूल है, इसके अंदर ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। जब हम कोई भी चीज से डील करते तो हम 3 सवाल से डील कर रहे होते। वो क्या सवाल है? पहला सवाल क्या है? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इन तीनों में इस फूल को लेकर सबसे अहम सवाल कौन सा है? फूल लाल क्यों है, ये सवाल अहम है ना। कि लाल फूल अच्छा क्यों लग रहा है, मेरे हाथ में क्यों है, ये सवाल है। क्या फूल की हकीकत, व्हाट इज द रोज। ये तीनों सवाल जो है हम लोग करते हैं। साइंस जिस सवाल से डील करता है वो कौन सा सवाल है? हाउ। साइंस को पूछेंगे कि भाई ये गुलाब लाल कैसे है, तो वो कैसे क्या जवाब देगा? लाल इसलिए कि इसके अंदर क्या है? रेड कलर के साइनोटॉइड्स, क्या पिगमेंट्स, कैरोटीन पिगमेंट्स है ना। फिर रेड इसलिए है
कि उस पर लाइट गिरती है, सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड को रिफ्लेक्ट कर लेता है, आंखों के रेटिना पे गिरता है, इसलिए फूल हमको क्या दिखता है? लाल। अब मुझे बताइए कि इसका लाल क्यों है का सवाल कैसे है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फूल क्यों एग्जिस्ट करता है, ये फूल मुझे अच्छा क्यों लगता है, ये फूल मेरे हाथ में क्यों है ना, ये फूल मैं किसको देने वाला हूं और मैं इसको किस नियत से देने वाला हूं, उसके नतीजे क्या बरामद होंगे, ये सारे वाई के सवालात क्या है? अहम। और जो वाई का सवाल डील करता है, किससे डील करता है? पर्पस से और मीनिंग से और ब्यूटी से। ब्यूटी का मतलब यहाँ पर हुस्न है ना, हम लोग इसको बहुत छोटे सेंस में यूज करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ड है ब्यूटी। मतलब हम दुनिया में, हमको रहना अच्छा इसलिए लग रहा है कि दुनिया एक ब्यूटीफुल या खूबसूरत जगह है। फूल हाथ में इसलिए है क्योंकि वो खूबसूरत है। कोई भी चीज जो आपको खूबसूरत नहीं लगती आप उसको दूर रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो सवालात, जो वाई के सवालात है, ये जो सवालात का जवाब कौन देता है हमको? लिटरेचर और लैंग्वेज के थ्रू मिलता है। और हाउ का सवाल हमको कौन देता है? साइंस। अब मुझे बताइए कि लिटरेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट? जो सवालात हमारे जिंदगी के हैं उसके अंदर जो वाई का क्वेश्चन है वो हम लोग लिटरेचर के थ्रू जो है आंसर कर रहे हो, और हाउ का जो क्वेश्चन है वो साइंस के थ्रू है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि, है ना, ये गैस है, गैस पे पानी गर्म हो रहा है। पानी कैसे गर्म हो रहा है? हाउ का सवाल पूछे तो पानी है कि भाई हाइड्रोकार्बन है जिसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जिससे एनर्जी निकल रही है, वो बर्तन को रख रही है, जो क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, वो हीट ट्रांसफर हो रही है, पानी गर्म हो रहा है। ये सवाल हमको कौन दे रहा है? साइंस दे रहा है। अब इसको दूसरे सेंस में लीजिए कि पानी क्यों गर्म कर रहे हैं? पानी चाय के लिए गर्म हो रहा है, खाना पकाने के लिए गर्म हो रहा है, किसी को ऊपर गर्म करके फेंकने के लिए गर्म हो रहा है ना। ये सारे सवालात क्या है? वाई के सवालात। और इन तमाम सवालात का जो साइंस जो आंसर देगा वो प्रोसेस का देगा, लेकिन जिन सवालात का ताल्लुक इथिक्स से है, मोरालिटी के से है, जिसका ताल्लुक क्यों के सवाल से है, ये तमाम सवालात के जवाब आज हम किधर ढूंढते हैं? लिटरेचर में ढूंढते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग मेरे साथ हो के थोड़ा डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, हम लोग बार बार इसके ऊपर इसलिए आते हैं, साइंस के ऊपर और इसके ऊपर, कि साइंस के कुछ टॉल क्लेम्स है। और वो क्लेम्स क्या है? वो क्लेम्स ये है कि साइंस ये कहता है कि साइंटिज्म ये बोलता है कि जिंदगी गुजारने का तरीका भी हमको कौन बताता है? साइंस बताता है। उसका रैशनल अप्रोच हमको कौन बताता है? जैसे इन्होंने कहा वे ऑफ लाइफ भी किससे मिल सकता है? साइंस से मिल सकता है। अब इसमें एक बहुत ही सिंपल, हम लोग टाइम स्केल पे जाते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स से जो है नथिंग से जो है शुरू हुआ और ये पूरी कॉस्मोस बनी। ये उसकी टाइमलाइन है ना, पूरी यूनिवर्स बनी। और इसमें मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी अकल का एग्जिस्टेंस है, वो ब्लिप ऑफ अ सेकंड का, उससे भी कम, मिलियन ऑफ सेकंड का मतलब उसका पार्ट है जिसके अंदर इंसान एग्जिस्ट कर रहा है। पिछले 50,000 साल, कुछ लोग कहते हैं लाख साल, जिससे होमो सेपियंस, जिसको वाइज मैन कहते हैं, वो क्या है, वजूद में आया और इस पूरी कायनात को क्या कर रहा है? अब वो यहाँ पर होमो सेपियंस जो है 1 मिली सेकंड में कुछ मतलब कंपैरेटिवली है, और वो पूरी यूनिवर्स के क्रिएशन को देख रहा है। और वो चाहता है कि वो इस मिली सेकेंड में वो जो कुछ भी समझ पाया है, अब वो उस पूरी कॉस्मोलॉजी को, पूरी जिंदगी को, पूरी हयात के नरेशन को अपने तरीके से क्या एक्सप्लेन कर। लेकिन साइंस क्या का हमने डेफिनेशन क्या बोले कि वो ऑब्जर्व करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है ना, ये उसकी मेथोडोलॉजी। लेकिन आप इतनी बड़ी हिस्ट्री के अंदर कुछ मिली सेकेंड में किए हुए ऑब्जर्वेशन, कुछ ब्लिप के लिए हम उसके ऊपर थोपना चाहते हैं। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? साइंटिज्म बोलते हैं। कि जब एक नरेटिव पूरी कॉस्मोस के ऊपर डाला जा रहा है। देखिए, यूनिवर्स कितनी बड़ी है? यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि जितना हबल स्कोप जो है देख सकता है। क्यों? क्योंकि उतनी हम यूनिवर्स देख पाते, उसके बियॉन्ड की यूनिवर्स हम देख भी नहीं पा रहे। लेकिन साइंटिज्म क्या कहता है
कि जो यूनिवर्स मैं देख रहा हूं और जो यूनिवर्स मुझे दिखाई नहीं दे रही, उस तमाम के बारे में मेरा क्लेम क्या है, सही है। और ये कोई हम्बल पोजीशन साइंस की नहीं है। तो एक मुतकब्बिराना पोजीशन जब साइंस लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिज्म कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्स कैसे बनी थी, उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, जबकि वो चीज उसके स्कोप में नहीं आती, जो कि वो चीज उसके स्कोप में नहीं आती। ये चीज तो हमको समझना है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए मैं इस यूनिवर्स का पार्ट हूं। मुझे एक ऐसा पैराडाइम, एक ऐसे वर्ल्ड व्यू की जरूरत है जो ओरिजिन से लेकर मेरे आज तक के एग्जिस्टेंस को क्या करे, एनकम्पास करे। लेकिन साइंटिज्म क्या कहता है कि हम ये आपको वर्ल्ड व्यू दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी उसके स्कोप से क्या है, बाहर है। उसके बाद हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि अक्सर बिलीफ और साइंस पे बात होती है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई बिलीफ इन जनरल क्या होते हैं, गलत होते हैं। चलिए ठीक है, बिलीफ गलत होते हैं, सही गलत बिलीफ भी हो सकते हैं, गलत बिलीफ भी हो सकते हैं। मेरा सवाल ये, क्या साइंस के का भी कोई बिलीफ सिस्टम है क्या? साइंस के टीचर्स, हाँ नहीं, मैं सवाल क्या पूछा, वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाद में। मेरा सवाल क्या है, इस्लाम का एक ईमान है कि हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, किताबों को, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है और हम इस पे ईमान लाते हैं। तो क्या साइंस भी किसी बिलीफ सिस्टम पे काम करता है? दो चीजों को माने बगैर आप साइंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी और दूसरा क्या, साइंस ये बोलती है कि पूरी यूनिवर्स जो है कंसिस्टेंट है। हम जो एक्सपेरिमेंट जमीन पर करते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट मून पर किया जाए तो भी सेम है, मिल्की वे गैलेक्सी में भी किया जाए तो भी सेम है, जो यूनिवर्स में हम कभी पहुंच नहीं सकते पार्ट, वहां पर भी किया जाए, तो जो एक्सपेरिमेंट जमीन पर किया जाता है वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द यूनिवर्स। अब ये बात बताइए कि ये बात के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है क्या कि जमीन पर ग्रेविटी या दूसरी जगह ग्रेविटी जो बिहेव करती है ये कंसिस्टेंट रहेगी? तो ये साइंस का बिलीफ सिस्टम है, इसके लिए कोई सबूत साइंस हमको नहीं देती। ये मानकर चलना है कि जिस तरीके से पार्टिकल जमीन पर बिहेव कर रहा है वैसा वो हबल स्कोप के कॉर्नर पे जो गैलेक्सी वहां पर बिहेव कर रहा है। तो पहला बिलीफ सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंसी। और दूसरा बिलीफ सिस्टम क्या है उसका, कि कायनात क्या है, लॉजिकल है, रैशनल है, इसको हम अपने दिमाग से समझ सकते हैं। मतलब ये कि हम इसको अपनी अकल के जरिए समझ सकते हैं, बराबर। हम अकल के जरिए कायनात को समझ सकते, इस बात का कोई सबूत हमको साइंस नहीं देता। और अगर कायनात को हम अकल से समझ सकते हैं तो ये बात जरूरी हो जाती है कि कायनात को अगर रैशनैलिटी और लॉजिक या इंटेलिजेंस के जरिए समझा जा सकता है तो नतीजा क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी यूनिवर्स के अंदर इंटेलिजेंस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और फिर ये सवाल है कि हमारा इंटेलिजेंस तो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है, तो कायनात में जो इंटेलिजेंस आया वो कहां मौजूद है? आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरी यूनिवर्स को मैं अपनी लॉजिक और रैशनैलिटी से समझ सकता हूं। कहां है वो? आपके माइंड में है। तो ये जो लॉजिक और रैशनैलिटी है, इसके हिसाब से बाहर की कायनात बनी है, तो उसकी भी लॉजिक और रैशनल, उसके अंदर भी इंटेलिजेंस मौजूद है। तो वो इंटेलिजेंस कहां है? तो ये दोनों चीजें जो बिलीफ सिस्टम है, कंसिस्टेंसी, ये बताती है कि पूरी यूनिवर्स जो है किसी एक खुदा ने बनाई है, वन गॉड, ठीक है। और वो गॉड क्या है, इंटेलिजेंट बीइंग है। वो गॉड अपना खुद एक जहन रखता है और वो अलीम है, जिसको हम खबीर कहते हैं, जो भी हम अपने इसमें कहते हैं वो उसके अंदर कहते हैं। तो साइंस का भी एक बिलीफ सिस्टम है। तो कोई बिलीफ रखना टू बिगिन विथ कोई क्राइम नहीं है। साइंस भी अपना बिलीफ सिस्टम रखता है और उसके हिसाब से क्या करता है, आगे वर्क करता है। कैसा रहता है, आप कोई भी काम करोगे तो आपको एक पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है, कुछ चीजें प्रिज्यूम करनी पड़ती है, और साइंस प्रिज्यूम करता है कंसिस्टेंसी और दुनिया का क्या होना, लॉजिकल होना। अभी मेरे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर कुछ बातों को आपके सामने ये करूंगा कि ये साइंस और साइंटिज्म का जो डिबेट है, ये हमने आज इसको आपके टॉपिक के सामने क्यों रखा कि ये पूरा टॉपिक आपको कवर 45 मिनट्स में नहीं हो सकता है ना। मैं इसके ऊपर कई टाइम से सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर, हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये इसको स्कूल इंस्टीट्यूट में रखने की क्या इंपॉर्टेंस है कि हम पहली बात ये समझे कि
आजकल क्या है मालूम, स्कूल्स के अंदर साइंस और मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गरीब लैंग्वेज लिटरेचर उसको हम वो ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हमारे नजदीक उसकी वो अहमियत नहीं है। तो हमको सबसे पहली चीज क्या समझनी है कि वो ज्यादा अहम है और वो ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ को बच्चों के क्या कर सकता है, बना सकता है। हाउ का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने कहता नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिटरेचर आंसर कर रहा है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, जिंदगी के अंदर ब्यूटी या खूबसूरती क्यों अहम है, हुस्न का तस्वुर क्या है, हुस्न को आदमी एक्सपीरियंस कैसे करता है। आप देखिए कि होता कैसे मालूम है, जब आदमी का तस्वुर साइंटिज्म से अफेक्ट होता है ना, पूरी वर्ल्ड मैकेनाइज लगती है, ये है तो फिर ये होगा, फिर ये है तो फिर प्रेडिक्टेबल लाइफ है ना। उसके अंदर लाइफ के अंदर से कोई मिस्ट्री, कोई मैजिक, कोई ब्यूटी आदमी एक साइंटिफिक माइंड एक्सपीरियंस नहीं करता। इसको एग्जांपल से समझिए कि एक सनराइज होते हुए आप देख रहे हो, जब आप देख रहे हो तो उसके नतीजे में क्या हुआ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी और उससे सन क्या हुआ, बाहर निकला। लेकिन वो सन जो इतना बड़ा आपके लिए निकला है, आप उधर खड़े हो, आप उसको देख रहे हो, ये जो ऑब्जर्व करना है और उस पूरे फितरत को, उस पूरे नेचर को, उस पूरी हकीकत को ऑब्जर्व करके उसको इंटरनलाइज करना, इससे इंसान क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। आप पूरी मैकेनाइज अगर वर्ल्ड को देखोगे, है ना, आप किसी रिलेशनशिप में हो या ताल्लुक कायम कर रहे हो, अब जो ताल्लुक इंसान का एक दूसरे इंसान से होता है, उसके अंदर भी मैकेनिज्म ऐड करते हैं ना, वो क्या मैकेनिज्म है, आप देखिए, कुछ फायदा है इसलिए इंसान क्या रख रहा है, ताल्लुक है, फायदे के बिना तो कोई ताल्लुक का तस्वुर नहीं है ना। अब कितने लोग मानते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से ताल्लुक किसी फायदे के बिना नहीं रख सकता, हम लोग सब मानते हैं सिर्फ फायदे के लिए लोग क्या रखते हैं, ताल्लुक। ये एक साइंटिफिक तस्वुर है, क्योंकि इसके अंदर इंसान के नेचर को, इंसान की खूबसूरती को, इंसान ताल्लुक को कैसे एंजॉय करता है, उसको सारी चीजों को हकीकत, और ये किससे सीखता है आदमी, ये सारी चीजें जो उसको वाजे होती है लिटरेचर के जरिए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग अपने बच्चों के अंदर ये जो साइंटिफिक टेम्पर को तो एक तरफ डेवलप करें, लेकिन साथ में उनके अंदर ये पूरे जो दुनिया है इसका जो एक्सपीरियंशियल लेवल है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमको जमीन पे भेजा और क्या कहा, खाओ पियो, है ना, जमीन के नजारों को देखो, सब देखो, क्या करो, इसको एक्सपीरियंस करो, है ना। मैंने आपको कहा कि देखिए, एक चीज तो ये है ना, हम बच्चों को बहुत सारी नॉलेज दे, और एक दूसरी जो शख्सियत इंसान की बनती है, जिससे इल्म के जरिए उसके अंदर क्या पैदा हो, ज़ौक़े जिंदगी पैदा हो, क्या पैदा हो, लाइफ को एंजॉय करने का एक जो टेस्ट ऑफ लाइफ उसके अंदर हम क्या करें, पैदा करें। ये लेक्चर का पर्पस ये है, ये नहीं कि साइंस अहम नहीं, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसका जो मुकाम है हम उसको दे। जुल्म किसको कहते हैं, जुल्म इसको कहते हैं कि जो पैर की चीज है उसको हम सर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। अगर एक हीरा है उसको पैर में पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। तो साइंस का जो मुकाम है, हाउ के क्वेश्चन तक साइंस ठीक है, लेकिन जब हम साइंस को मास्टर बनाएंगे, है ना, जब हम साइंस से ये बोलेंगे कि भाई, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हिटलर ने एक प्रोग्राम शुरू किया यूजेनिक्स का। उसने क्या बोला कि इंसान वही अच्छे जिनके जीन्स क्या हो, अच्छे हो। तो अब जितने भी लोग जिनके अंदर कोई डिफेक्ट है उनको शादी और उनको बच्चे प्रोड्यूस करने न दिया जाए। और ये यूजेनिक्स का एक प्रोग्राम उसने किसकी बुनियाद पर चला है, आपके सवाल का जवाब है कि वाई के बुनियाद के। हम जिंदगी कैसे गुजारे इसका जवाब हम साइंस से लेंगे। नतीजा क्या हुआ, इतने सारे लोगों को उसने मारा जो जेनेटिकली डिफेक्टिव थे, उनको अपनी एक नॉर्मल जिंदगी के हक से क्या क्या महरूम किया। तो साइंस से न मोरालिटी का क्वेश्चन आंसर होगा, साइंस से न पर्पस का क्वेश्चन आंसर होगा, साइंस से कभी हम ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं करता। और यही तमाम चीजें जिंदगी में क्या पैदा करती है, मानवीयत पैदा। और नतीजा क्या है, आज हम बोलते हैं कि भाई लोग जो है मीनिंग को अहमियत नहीं देते, अल्फाज को अहमियत नहीं देते। जब आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करोगे तो उसका फ्लिप साइड यही है कि मानवीयत का जो सवाल है वो क्या चले जाता है, पीछे चले जाता है। तो हमको ये कोशिश करनी है कि अपने बच्चों के अंदर जब हम लिटरेचर पढ़ाए तो ये समझे कि ये उतना ही अहम है जितना साइंस अहम है। ये मेरा पॉइंट है, ये पूरे लेक्चर का पॉइंट ये है कि आप जब जो टीचर लैंग्वेज के, साइंस के टीचर को आगे बुलाए हो, लेकिन इंपॉर्टेंट मुखातिब मेरे वो है जो सब्जेक्ट के टीचर है, कि आप ये समझे कि बच्चों की असल शख्सियत की तश्कील के अंदर आपका रोल है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि बच्चों की जो एहसासाती तश्कील है, इमोशनल तश्कील है, उसके अंदर भी सबसे अहम रोल किसका है, लिटरेचर का और लैंग्वेज का है। ये बात को हमको जो है दूसरी बात सहन। अभी आप देखिए, बच्चा साइंटिफिक नॉलेज रखता है ना,
अभी एक स्टाफ से मेरी बात हो रही थी, वो बोली कि देखो सर, ये मेरी मैट्रन थी, उसके बोले ये क्यों मेरे को इतना बोल रही है, ये भी एम्प्लॉय है, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, ये और मैं बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अभी लोग कैसे सोचते हैं, सारे इंसान क्या है, बराबर है। सारे इंसान बराबर नहीं है। आप जब उसका फिजिकल देखें, यस उसको भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंख है, लेकिन अगर एक प्रिंसिपल की चेयर पे बैठा हुआ है तो 2 आंख 2 हाथ 2 पैर के साथ क्या कर रहा है, एक पोजीशन को होल्ड कर। हम में से हर कोई क्या बोलता है, बच्चे टीचर को टीचर समझते नहीं है, क्यों, क्योंकि अब उसके नीचे उसका मटेरियल वजूद है। मेरे को 2 हाथ 2 पैर 2 आंख है, टीचर को भी 2 हाथ 2 आंख। देखिए, जो तकदीस का सवाल है ना, किसी चीज के रिस्पेक्ट करना, किसी चीज को मोहतरम जानना, ये तभी होता है जब हम अनसीन के ऊपर क्या करते हैं, यकीन। आप एज ए टीचर जब मेरे सामने आ रहे हो तो आप सिर्फ फिजिकल वजूद नहीं, उसके बियॉन्ड भी आप कुछ हो। और बच्चों को ये आपको सिखाना पड़ेगा कि जो नहीं दिखता है, जो अनसीन है, जो मर्तबे के लिहाज से है, उनको क्या करें, वो रिस्पेक्ट करें। और ये पूरा के पूरा एक बहुत बड़ा रीजन है कि इक्वालिटी का एक गलत तस्वुर है। सारे इंसान क्या है, बराबर है। सारे इंसान अल्लाह की नजर में बराबर है ना। लेकिन दुनिया में आप जब एक इंस्टीट्यूट में आए तो टीचर और स्टूडेंट बराबर नहीं है, टीचर और प्रिंसिपल बराबर नहीं है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट बराबर नहीं है, ये यहाँ पर है। लेकिन जब हम अल्लाह के हुजूर जाएंगे तो सब अल्लाह के बंदे हो जाएंगे। तो ये गलत तस्वुर जो है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि फिजिकल वर्ल्ड को ही क्या करना, सब कुछ समझना। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता। बहुत सारे पॉइंट रह गए, इसमें एक अहम पॉइंट जो रह गया कि भाई हम लोग बच्चों को जो है मेटाफर सिखाए। अब साइंस के नजदीक मिसाल की कोई अहमियत नहीं है, शेर की कोई अहमियत नहीं है, पोइट्री की कोई अहमियत नहीं है ना, क्योंकि सब किससे डील करता है, ब्यूटी से डील करता है, हुस्न से डील करता है। तो हमारे को जब तक कि हम उसको वो एम्फेसाइज देके बच्चों को ये नहीं समझाएंगे कि पोइट्री क्यों अहम है, एक मेटाफर क्यों अहम है, एक एलोगरी क्यों अहम है, तब तक कि हम जो बच्चों की एहसासाती तश्कील नहीं कर सकते। उनके अंदर से जो एहसास पैदा होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, हम उसको जो है डेवलप नहीं कर सकते। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं समझता हूँ मैंने आपके जो सवाल था वाई के साइंस हमारे मॉरल गाइडेंस को नहीं कर सकता, उसका जवाब मैंने आपको यूजेनिक्स के जरिए दिया। और उसके अलावा भी कोई भी रिलेशनशिप को अगर आपको बिल्ड करना है, मुझे एक शख्स से दोस्ती करना है, ठीक है, मुझे उसके साथ क्या करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अभी मैं टाइम स्पेंड करूंगा तो मेरे तो प्रैक्टिस का लॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं। और जब मैं उसका टाइम स्पेंड करूंगा तो मैं तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाऊंगा, है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। अब मुझे साइंस क्या बोलती है, जैसे मशीन हर वक्त काम करते रहनी चाहिए, तो इंसान को भी हर वक्त काम करते रहना चाहिए, कुछ प्रोड्यूस करते रहना चाहिए, कुछ बना। ये इंसान का तस्वुर नहीं। इंसान एहसासात, जज्बात, है ना, ये तमाम चीजों का मुरक्कब है। तो साइंस कभी भी हमारे ताल्लुकात के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर कोई गाइडेंस नहीं देता है, कोई गाइडेंस। और जो इससे गाइडेंस लेगा तो वही है कि इंसान का एक दजल और धोखे में रहेगा और अपनी जिंदगी का क्या करेगा, नुकसान। और आप देखो कि आज जो रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका रीजन वन ऑफ द यही है कि हमारा अप्रोच रिलेशनशिप में भी क्या है, साइंटिफिक है, ट्रांजैक्शनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।